न्यूज़ दिग्गज और मैं हूँ ऋषित द्विवेदी। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है आदित्य त्रिपाठी जी। आप वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हैं। आज हम आपसे विभिन्न प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे। आपसे हमारा पहला सवाल यह है कि आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में मुझे बताइए। देखिए, मैंने छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत की और राजनीति में आने के लिए, जैसे राजनीति में आना मेरा कोई ऐसा था नहीं कि राजनीति में आना है, लेकिन जब मैं बस्ती जिले के एपीएन डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ देखा हर साल छात्र संघ के चुनाव होते हैं और छात्र संघ के चुनाव लड़े तो मुद्दों पे जाते हैं कि हम जीतेंगे तो कॉलेज में ये काम करेंगे, लाइब्रेरी बढ़िया करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मुद्दों की बात ना करके जीतने के बाद राजनीति लोगों की शुरू हो जाती थी। तो इसको लेके मैंने पहले छात्र संघ का वहाँ चुनाव लड़ा बस्ती के अंबिका प्रताप नारायण कॉलेज से, और वहाँ पे छात्रों का अपार प्यार मिला और मैं महामंत्री निर्वाचित हुआ। उसके बाद बहुत सारे कॉलेज में काम भी हम लोगों ने किए। हमारे रेज्यूम में उस समय मुझे याद है कि 7 साल बाद पेंटिंग हुई थी पहली बार कॉलेज की, 5 लाख की एलएलबी की और बीकॉम की किताबें आई थी। तो ऐसे तमाम चीज़ें कॉलेज में नई हुई थी। वाटर टैंक हम लोगों ने लगवाया था, बच्चों के पानी पीने के लिए, शुद्ध पानी के लिए वाटर टैंक लगा था, आरओ वाला। तो ऐसे तमाम कार्य किए। उसके बाद फिर हमेशा से हिस्ट्री में रुचि थी, हिस्ट्री का विद्यार्थी था, हिस्ट्री पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से लगाव था। उसके बारे में जानता था, समझता था, विचारधारा अच्छी लगती थी। उसी को लेके छात्र संघ में एनएसयूआई से मैं चुनाव लड़ा। उसके बाद एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष हुआ, फिर यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हुआ, महासचिव हुआ। आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रदेश प्रवक्ता बना रखा है और बिल्कुल जैसा नेतृत्व कहता है वैसा हम लोग काम करते हैं और समाज में भी लोगों के लिए विभिन्न कार्य करता रहता हूं। और इसी तरह हम लोग का राजनीतिक सफ़र इसको कह लीजिए या समाज सेवा कह लीजिए। आया तो समाज सेवा के पर्पज से हूँ, लेकिन साथ में संगठन का भी काम किया ही जा रहा है। आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ऑलरेडी यूपीए के नाम से महागठबंधन बना रखे थे, तो यूपीए के होते हुए इंडिया की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, यूपीए 2004 से 2014 तक यूपीए का जो अलायंस था, इसमें विभिन्न पार्टियां थीं और यूपीए सरकार में भी रही। और एक अच्छी सरकार जिसको कह सकते हैं हमने देने का काम किया। इस सरकार में बहुत से ऐसे काम हुए जो अद्वितीय हैं, जिनको जनता हमेशा याद रखेगी। ऐसी योजना जो विश्व में कहीं नहीं है, ऐसी योजनाएं हमने दी। उसमें से एक योजना है मनरेगा। मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसमें हमने गांव के गरीब व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को रोजगार देने का काम किया। 100 दिन के रोजगार की गारंटी, और ऐसा योजना पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में कहीं नहीं था। और ये मनमोहन सिंह जी की सोच थी, बहुत बड़ी सोच, जिसके तहत उन्होंने ऐसी योजना लाई और उसको हमने जनता के बीच क्रियान्वयन करने का मौका मिला और एक अच्छी योजना जनता के बीच आई। इसी तरह राइट टू एजुकेशन देने का 2004 से 14 की सरकार में हमने किया। हमने सूचना का अधिकार जनता को दिया कि जनता सरकार से पूछ सकती है, सरकार से जान सकती है कि सरकार क्या कर रही है, किसी भी सरकारी विभाग में पूछ सकती है। तो सूचना का अधिकार, जनता को डायरेक्ट पावर देने की जो जरूरत थी, वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ, यूपीए के कार्यकाल में हुआ। और इसी तरीके से राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड का भी, फूड की गारंटी भी हमने दी जनता को। 2 रुपया किलो मोटा अनाज, 3 रुपया किलो चावल, गेहूं, उनका स्वाभिमान बचाते हुए उनको कम से कम कीमत में खरीद के खाने के लिए दिया, ताकि उनके स्वाभिमान की रक्षा भी हो सके कि वो खरीद के खा रहे हैं और उनको आसानी से कम पैसों में उपलब्ध भी हो सके। ऐसी ऐसी लाभकारी योजनाएं जनता के बीच हमारी आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दिया, यूपीए की सरकार ने दिया। और आपने पूछा कि यूपीए था और ये नया गठबंधन इंडिया की जरूरत क्या पड़ी। आज इंडिया की आवश्यकता क्यों है, विषय ये है कि आज
देश में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सरकार है उसने कहीं ना कहीं भारत के जो मूल ढांचा है, जो हमारा भाईचारा है, जो हमारे लोगों को आपस में प्यार, सद्भाव, एकता, जो इस देश की बुनियाद है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी जो विविधता का देश है, ये इस पूरे विविधता में जो प्यार है, भाषाएं हैं, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, तो कहीं ना कहीं ये जो वैमनस्यता, नफरत का माहौल इस देश में वर्तमान सरकार फैला रही है, तो एकजुट होना पड़ेगा पूरे भारत को। ये सोचकर पूरे विपक्ष ने जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाना, किसानों की खिलाफत करना, किसान जब आंदोलन करते हैं तो इस देश की सरकार कहती है कि वो खालिस्तानी हैं, खालिस्तानी आतंकवादी हैं, तो इस तरह से बेटियां जब आंदोलन करते हैं तो उसमें भी कुछ नया राग ला देते हैं। तो ये जो सरकार है, ये भारत के युवाओं की, भारत के किसानों की, भारत के नौजवानों की, भारत के हक और हकूक और संविधान की आवाज को दबाने का प्रयास करे। इसीलिए इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया और इंडिया को बचाना है, इंडिया के संविधान को बचाना है और इंडिया के साथ हम इंडिया के लिए लड़ेंगे और इंडिया जीतेगा। इसीलिए इसका नया नाम रखा गया इंडिया। अभी हाल ही में राहुल जी की सदस्यता फिर से बहाल की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। भारतीय जनता पार्टी लगातार सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगा रही है, आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालय है। आरोप प्रत्यारोप लगाना तो बिल्कुल गलत है। जब राहुल गांधी जी की सदस्यता निचली कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने रद्द की, 24 घंटे नहीं लगे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस कोर्ट की सदस्यता सूरत से लोकसभा सचिवालय आ जाती है और 24 घंटे के अंदर उनकी सांसद सदस्यता को खत्म कर दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट तो हमारे संसद भवन से 5 मिनट का रास्ता है, उनकी सांसद सदस्यता पुनः बहाल की जाती है, लेकिन वो 24 घंटे की जगह मुझे लगता है 48 घंटे, 56 घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है। उसके बावजूद वो पेपर कहते डॉक्यूमेंट हमारे पास टाइमली नहीं पहुंच पाया। तो आरोप लगा देना सुप्रीम कोर्ट पर ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो 2 साल की सजा राहुल गांधी जी को दी गई वो मैक्सिमम सजा थी और राहुल गांधी जी ने पहले ही एफिडेविट दे दिया था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। जिस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर आरोप लगाए गए, आप बताइए, राहुल गांधी जी भाषण देते हैं कर्नाटका में, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है गुजरात में, गुजरात के कुछ लोग उनके खिलाफ एफआईआर करते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। फिर जिस दिन राहुल गांधी संसद भवन में अडानी का नाम लेते हैं, पूरी सरकार बौखला जाती है। और ये केवल और केवल अडानी का नाम ना ले, अडानी से प्रश्न ना पूछे जाएं, मोदी और अडानी जी की दोस्ती के ऊपर सवाल ना उठे, तो डायरेक्ट राहुल गांधी को संसद से निकालने का एक प्लान बनता है, एक रूपरेखा बनती है और राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को खत्म किया जाता है। लेकिन जो सत्य की लड़ाई होती है, उसको, सत्य को आप परेशान कर सकते हो, सत्य को आप दबा सकते हो, लेकिन एक ना एक दिन जीत हमेशा सत्य की होती है। हमारे गीता में लिखा हुआ है, हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो जो चीज़ हमारे धर्म में है, तो आप कतई सत्य को हरा नहीं सकते। समय लग सकता है लोगों को समझने में, समय लग सकता है राहुल गांधी की भावनाओं को जनता से जुड़ने में, लेकिन ये समय जरूर आएगा और निश्चित तौर पे मोदी जी का जो ये ढकोसला है, झूठा राष्ट्रवाद है, ये कहीं ना कहीं विफल होगा और वापस से कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी और राहुल गांधी जी संसद पहुंच चुके हैं और फिर से वही प्रश्न पूछे जाएंगे, अडानी से रिलेटेड, महंगाई से रिलेटेड, बेरोजगारी से रिलेटेड। आपने कहा था, बताओ, प्रधानमंत्री जी ने जगह जगह रैलियां की और एक सवाल कहा कि रोजगार मिला क्या, और उसके बाद कहा हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज स्थिति क्या है? आप एमएसएमई सेक्टर उठा लो, आप भारत का कोई सेक्टर उठा लो, रोजगार की क्या स्थिति है? लोगों को अपना रोजगार बचाना पड़ रहा है। आज हर सेक्टर में रोजगार दिन पर दिन गिरते जा रहा है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं कि रोजगार गिर रहे हैं, एमएसएमई बंद हो रहे हैं। और सरकार क्या कहती है? स्टार्टअप इंडिया, वेकअप इंडिया। तो ये योजना का नाम बदल देना, किसी चीज का नाम बदल देना, उससे देश नहीं चलता। देश नीतियों से चलता है। अब आपने ही क्या किया,
योजना आयोग था पहले, उसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया। तो योजना आयोग का नाम नीति आयोग बदलने से आपके पास नीति नहीं आएगी। नीति लाने के पीछे आपके लिए नीयत होनी चाहिए, आपके पास नीयत होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के पास ना नीति है ना नीयत है, और इसीलिए आज देश के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, तमाम जो भी पत्रकार साथी हों, सबके ऊपर हमले हो रहे हैं। आज किसान के ऊपर हमला हो रहा है, बेटियों के ऊपर हमला हो रहा है, युवाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, खलिस्तानी बोल दिया जाता है, आतंकवादी बोल दिया जाता है, किसी को धर्म से, जाति से, मजहब से लड़ाकर कैसो ना कैसो करके इनको किसी ना किसी तरह सत्ता लानी है। और उसी के पीछे हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से सत्ता के पीछे पागल है। उनके पास ये जो नौजवान हमारे त्राहिमाम कर रहे हैं, जिनको रोजगार की आवश्यकता है, तो कहते हैं पकौड़े तलो। हमारे देश के नौजवानों से सीधे कहते हैं पकौड़े तलिए, ये भी एक रोजगार। अरे शिक्षित आदमी बीटेक की डिग्री ले रहा है, वो चलेगा पकौड़े तलेगा? मैं ये नहीं कहता पकौड़े तलना रोजगार नहीं है, बिल्कुल रोजगार होगा पकौड़े तलना। लेकिन जब सारे देश के युवा पकौड़े तलेंगे तो नासा कौन चलाएगा, भाभा सेंटर कौन चलाएगा? आप रेलवे में वैकेंसी निकाल नहीं रहे हो, डिफेंस में आपने वैकेंसी कम कर दी, हर चीजों में आप वैकेंसी गिराते जा रहे हो और देश के युवाओं से कह रहे हो पकौड़े तलो। अमित शाह जी का लड़का यूपीएससी क्लियर किया था कि उसको सेक्रेटरी बना दिया गया। कहते हैं परिवारवाद है कांग्रेस में। अमित शाह जी के लड़के ने यूपीएससी पास किया था। मेरा प्रश्न है प्रधानमंत्री जी से, किया जय शाह ने यूपीएससी का एग्जाम दिया था जो उनको सेक्रेटरी बनाया गया बीसीसीआई का, क्या वो परिवारवाद नहीं है? अनुराग ठाकुर जी लगातार मंत्री बने हुए, क्या उनसे योग्य लोग भाजपा में नहीं है जिनका काम है यूथ अफेयर्स का, लेकिन युवाओं को लेकर दो शब्द नहीं बोलते, ट्रोल मंत्री बनकर राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं। स्मृति ईरानी जी हमारी महिलाएं और बाल विकास देखती हैं, लेकिन महिला बाल विकास से ज्यादा हमें लगता है राहुल गांधी के पीछे परेशान रहती है। तो इन्होंने जो मंत्री बना रखे हैं, इसमें अभी मैं पूछने लगूं तो लोग मंत्रियों के नाम नहीं बता पाएंगे, उनको पता ही नहीं कौन सा मंत्रालय किसके पास है, 2-4 मंत्रियों को छोड़ के, क्योंकि ज्यादातर मंत्रियों के पास ट्रोल विभाग है। उनको जैसे ही कोई न्यूज आती है, एक जबरदस्ती की न्यूज घुसा के सेंसेशनल न्यूज बना देना और राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को ट्रोल करना है। ट्रोल आर्मी की तरह पूरी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से देश के युवाओं के मूड को देखा जाए, उनको टोटल डाटा में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फंसा दिया गया है। आज गोलवरकर जी का योगदान समझाया जाता है। वो गोलवरकर जी जो 1906 से लेकर और 1906 में पैदा हुए और 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन 1906 से लेकर 1947 तक एक भी बार जेल नहीं गए आज़ादी की लड़ाई में। उस गोलवरकर जी को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी बताया जाता है। तो ये देश के जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है। देखिए, इतिहास को आप मिटा नहीं सकते, इतिहास बनाना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी इतिहास को मिटाना चाहती है, बनाना नहीं चाहती। और ये एक दिन भारतीय जनता पार्टी जैसी तमाम पार्टियां आई, जो आई और चली गई, जनता पार्टी बनी, भारतीय जनसंघ बना, ऐसे ही एक दिन भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी और दूसरा कोई आरएसएस सिस्टम लेके आएगा। तो कांग्रेस पार्टी देश की नींव है, इस देश को बनाने के पीछे कांग्रेस का हाथ रहा है। इस देश में आज जो कुछ है, चाहे वो इतने सारे पीएसयूज ले लीजिए, आईआईटीज ले लीजिए, आईआईएम ले लीजिए, उस समय अगर नेहरू जी ने सोचा होता कि आईआईटी आईआईएम की जगह हम गौशाला खोलें, तो आज ये देश यहाँ तक नहीं पहुँचा होता। हालांकि गौशाला खोलना भी जरूरी था, श्वेत क्रांति भी हम ही लाए, हरित क्रांति भी हम ही लाए। कोई भी काम छोटा नहीं है, लेकिन कब किस चीज की आवश्यकता होती है उसी अनुसार कोई काम होता है। लेकिन हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने पे लगे हैं। आज इनके कार्यालय हर प्रदेश के हर जिले में हाईटेक कार्यालय हो गए। लेकिन ये जो 100 स्मार्ट सिटी बोले थे, आज तक एक भी 100 स्मार्ट सिटी में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं तैयार हो पाई। 80 लोकसभा सांसद पहली बार में यहाँ से चुने, 72 या 73 दूसरी बार में यहाँ से लोकसभा सांसद उत्तर प्रदेश से चुने गए। पर हमारी बस्ती की स्थिति जस की तस है। रिंग रोड पिछले 9 साल से यहाँ बन रहा है, अब बनेगा। 9 साल पहले हमारे देश के मंत्री जी आए थे, नितिन गडकरी जी, और उन्होंने एक भव्य रिंग रोड की प्रस्तावना दी और हमारे सांसद जी ने उनको एक प्रस्तावना दी और कहा रिंग रोड बनवाएंगे। और वो रिंग रोड तो आज 9 साल हो गए, मुझे कहीं धरातल पे रिंग रोड का कोई काम ही नहीं दिख रहा। कभी दिखता है पेपर में 1500 करोड़ का बजट आने वाला है, कभी ये होने वाला है, ये गाँव अधिग्रहण किए जाएंगे, कब होंगे? 9 साल बीत गए।
900 साल लेंगे आप एक रिंग रोड बनाने में, उसके बाद आप कहेंगे हम विकास कर रहे हैं। आज बस्ती की स्थिति ये है कि बस्ती के विकास के लिए इन्होंने जो गोद लिया था गांव, उसका भी विकास नहीं हो पाया। सारे सांसद उस समय जब मोदी जी ने कहा एक एक गांव गोद ले लीजिए, उसका विकास कीजिए, आज क्या हो रहा है? उस गांव में आप जाएंगे, उस गांव की स्थिति जर्जर है। बाढ़ का पानी जब हरवैया क्षेत्र में लग जाता है, वहाँ का किसान परेशान रहता है, उसको मुआवजा दिलाने की जगह हमारे सांसद राजनीति में व्यस्त रहते हैं। राष्ट्रीय मंत्री हैं इस समय बिहार के दौरे पे हैं। तो वर्तमान समय में बस्ती की जनता को सांसद चाहिए जो यहाँ का विकास करे, यहाँ के लिए काम करे। आज तक मालवीय रोड का मुझे तो नहीं लगता 9 साल में एक भी बार सड़क की मरम्मत हुई। बादशाह टॉकीज के पास आज भी सड़क वैसे ही टूटी टूटी पड़ी हुई है। तो ये सब जो मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं, आप प्रश्न पूछते जाएंगे, मैं उत्तर देता जाऊंगा, लेकिन बस्ती की जो कमियां थी आज जस की तस 9 साल में। आपसे मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, आरएसएस को आप पहले समझिए। भारतीय जनता पार्टी को समझना है तो हमेशा आरएसएस को समझना होगा। जब गांधी जी ने इस देश में कहा कि अंग्रेजों के बनाए हुए वस्त्र हम नहीं धारण करेंगे, हम स्वदेशी वस्त्र धारण करेंगे, हम अपना बनाया हुआ खादी का धोती और कुर्ता पहनेंगे, तो कौन लोग थे जो हाफ पैंट पहन के घूमा करते थे देश में? वो आरएसएस के लोग थे। और मुझे कतई गुरेज नहीं है कहने में, ये आरएसएस के लोग उस समय भी गांधी का विरोध किए थे और आज भी गांधी का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल फूट डालो राज करो जो अंग्रेजों की स्थिति थी, उसी पैटर्न पर काम करते हुए आज सत्ता में आई है। आप बताइए, मणिपुर जिस तरह जल रहा है, 2 गुटों में लड़ाई चली है लगातार, तीसरा महीना बीतने को है। हमारे प्रधानमंत्री 77-78 दिन बाद मुंह खोलते हैं और कहते हैं उनको बड़ी पीड़ा है, 140 करोड़ लोग आहत हुए हैं, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को भी, उसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह से राजनीति की अपेक्षा हर जगह जिस तरह से राजनीति हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, एक प्रदेश में आग लग रहा है। 32 लाख की आबादी का प्रदेश है, कोई बड़ा प्रदेश भी नहीं है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपने केंद्रीय सुरक्षा बल भेज दिया, आपकी केंद्र में सरकार, आपकी स्टेट में सरकार, तो आज वो प्रदेश जल क्यों रहा है? आपको सोचना होगा वो प्रदेश आज तक जल क्यों रहा है। क्यों? क्योंकि जलाने वाले भी वही हैं जिनको बुझाने का काम आपने सौंप रखा। आज वो आग, जो नफरत की आग है, वो फैलती हुई दिख रही है। कभी हरियाणा में हिंसा दिखाई देती है, कभी आप मणिपुर जलता देखते हो, कानपुर में कभी हिंसा आप देखते हो। तो इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, गरीबों को गरीब रखने की नीति है, अमीरों को अमीर बनाने की नीति है। ये जो इनके 5 दोस्त हैं, 5 उद्योगपति, आज देश की इकोनॉमी से कुछ उद्योगपतियों का रुपया हटा दिया जाए तो आपको देश की इकोनॉमी गिरती हुई दिखाई देगी। कोविड में सबकी कमाई घटी, हमारे अडानी जी की कमाई बढ़ गई कोविड में। तो एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना या किसी व्यक्ति को, बड़े आदमी को लाभ पहुंचाना, कैपिटलिज्म की सरकार जिसको कह सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की नीति है। ये गरीब के बारे में नहीं सोचेंगे। ये गरीब को जितना बेइज्जत करना है उतना बेइज्जत कर सकते हैं। ये कहेंगे कि हमने तुमको मुफ्त में भोजन दे दिया, अनाज दे दिया, हमने तुमको मुफ्त में वैक्सीन दे दी। अरे आप टैक्स नहीं देते क्या? गरीब कोई सामान खरीदता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता क्या? टैक्स फ्री सरकार दे रही है कोई सामान? सरकार टैक्स भी ले रही है और गरीब को बेइज्जत भी कर रही है। अडानी जी दुनिया में 3रे नंबर पर हैं, लेकिन भारत में टैक्स देने के मामले में मुझे लगता है वो टॉप 10 में भी नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रुपया की कमाई उनकी ज़्यादा और टैक्स के मामले में कम? तो सरकार उनको बचा रही है। सरकार कुछ उद्योगपतियों के साथ है, सरकार गरीबों के साथ नहीं। और यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है और रीति है। इनको आग लगा के, नफरत फैला के, लोगों का गरीब से गरीब बनाते जाओ, उसमें इनको चैन और सुख मिलता है। आप इनसे प्रश्न पूछेंगे, कहेंगे 70 साल में पहले पूछो कांग्रेस ने क्या किया। 10 साल की इनकी सरकार होने जा रही है। 10 साल में इनसे विकास की बात करें, कहेंगे कि वो नेहरू जी ने क्या किया था, ये कहेंगे वो कांग्रेस ने क्या किया था, वहाँ पर कांग्रेस ने ऐसा कर दिया था, कश्मीर में कांग्रेस ने ऐसा कर दिया था, पाकिस्तान में टमाटर 250 है तो आप 200 खरीद रहे हो, सही है। तो ये चीज़ जो सरकार हमारी एक मंत्री हो कहते हैं मैं तो लहसुन प्याज खाती ही नहीं,
इसलिए दाम ही मत पूछो। तो ये जो सरकार है, इनकी नीति यही है। ये जिस तरह से बोल देते हैं कभी कभी, आप बताइए लहसुन प्याज नहीं खाती, पूरा देश लहसुन प्याज ना खाए, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है। हमारे देश के मंत्री कहते हैं कि वो तो पाकिस्तान में इतना महंगाई है, यूरोप में इतना महंगाई है, स्वीडन में इतना चल रहा है। उससे हमको क्या मतलब? हमने आपको यहाँ के लिए चुना कि विदेश के बारे में बताने? उसके लिए विदेशी मीडिया है वो अपना बताएगी, हमको देखना होगा न्यूज़ चैनल खोल के देख लेंगे। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी, अगर इनसे आप पूछोगे आपने क्या किया, इनसे जिस दिन आप प्रश्न पूछने लगोगे, इनसे जब किसान प्रश्न पूछता है तो खालिस्तानी आतंकवादी हो जाता है। इनसे जब हमारे मेडल जीती हुई बेटियां प्रश्न पूछती हैं तो कहेंगे कि ये तो मेडल नहीं पा रही है, इसका डायरेक्ट एंट्री नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा पूछ रही है प्रश्न। जब इनसे टेनी के बारे में पूछा जाता है, अजय मिश्रा टेनी जिनके लड़के ने गाड़ी चला दी किसानों के ऊपर, वहां पर जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी जाते हैं उनको रोका जाता है। तो ये किसके साथ खड़े? आज भी टेनी जी मंत्री हैं जिन्होंने धमकी दिया था कि हम देख लेंगे तुम लोगों को, आज वो इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं। तो बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि जो लोग अन्याय करते हैं, जो लोग शोषण करते हैं, वही सरकार में है। आप बताइए कुलदीप सिंह सेंगर को बचाते हुए भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं दिखी? हाथरस में कौन था? भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप बता दीजिए उत्तराखंड में जिस तरह से उस लड़की का होटल के मालिक ने किया, वहां भी भाजपा इन्वॉल्व थी। तो जहां जहां अन्याय होगा आपको वहां भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता जरूर दिखाई देगी, और उसको बचाते हुए कौन दिखाई देगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग। और ये आरोप सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पे लगा देते। तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा है, ये आरोप लगाना जानते हैं, ये कभी आरोप को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास आरोप बेबुनियाद है, फर्जी है, फिजूल है। ये कह देंगे कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपको फंसा देंगे। पर इनसे इनको लेके प्रश्न पूछो कि 9 साल की सरकार हो गई, विकास के लिए आपने क्या किया, तो वो नहीं बता पाएंगे, विकास की बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे अरे कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? अरे कांग्रेस नहीं किया, जनता ने हटाया, आपको मौका दिया, आप करो। हमने क्या किया वो हम जनता को समझा पाएंगे, समझाएंगे? नहीं समझा पाएंगे, नहीं समझाएंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो ये समझने वाली बात है। आप धर्म के नाम पर लड़ा रहे हो, आप जाति के नाम पे लोगों का विभाजन कर रहे हो, आप क्षेत्र के नाम पे लोगों का विभाजन कर रहे हो, आप इस देश में नफरत को फैला रहे हो। जो अंग्रेजों ने किया था वही भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और यही इनकी नीति और रीति है। आजकल भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये बुलडोजर की कार्रवाई बहुत देखी जा रही है कि जेसीबी मशीन लगा के अगर कोई अपराधी है तो उसके घरों को गिरा दिया जाता है, जिसकी जो क्षति होती है वो परिवार को देखना पड़ता है, परिवार को झेलना पड़ता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो देश है और जो हमारा संविधान है वो बहुत न्याय संगत बना। उसमें 10 अपराधी छूट जाए, पर एक जो ईमानदार व्यक्ति है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से हमारा देश का कानून व्यवस्था और देश का संविधान बना है। पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से कार्रवाई करती है, जितनी तेजी से कार्रवाई करती है, ये ना तो संविधान को मानते हैं, ना ये यहाँ के न्याय व्यवस्था को मानते हैं। मुझे तो याद है, आपको याद होगा, अनंत कुमार हेगड़े जी केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कहा था, साफ कहा था, कर्नाटका में उन्होंने एक भाषण में कहा कि हम संविधान बदलने आए हैं। तो इस तरह के ये लोग हैं, ये सीधे सीधे संविधान को चैलेंज करते हैं, ये इस देश की आज़ादी को चैलेंज करने वाले लोग हैं। इन्हीं की कोई एक नेत्री थी, उन्होंने कहा था कि हमें आज़ादी लीज पे मिली हुई है। तो इस तरह के लोग हैं, इनको इतिहास की जानकारी नहीं। मुझे तो तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर कि इनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जो ये व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, जो इनको ट्रोल मंत्रालय से आता है, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से आता है, उतना ही ज्ञान है, अभिज्ञ हैं। ये कभी इन्होंने नेहरू जी की लिखी किताबें, गांधी जी की लिखी किताबें, अम्बेडकर जी की लिखी किताबों को पढ़ा ही नहीं, जो उनकी महानता को समझ सकते हैं। ये इनसे आप प्रश्न पूछिए, कहेंगे सरदार पटेल जी अगर प्रधानमंत्री होते तो ऐसा होता, नेहरू जी प्रधानमंत्री ना होते तो ऐसा होता। आज जो वर्तमान समय है, जो इतिहास हो गया वो इतिहास है। लेकिन जो वर्तमान समय में आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, तो इन सब विषयों से बचने के लिए तमाम ढकोसले लाते हैं और उसी ढकोसले का एक अंग होता है। इसी तरह ये विश्वास नहीं रखते, न संविधान पे, न न्यायालय पे।
और ये कार्रवाई करते रहते हैं, ये कार्रवाई करते हैं। आज तक टेनी मिश्रा के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उनके लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला के उनको रौंद दिया। उनके भी घर को तो बुलडोजर से गिराना चाहिए था। हाथरस की बेटी को पुलिस वाले ले जाते हैं और रात में जला देते हैं उसकी बॉडी को। उन पुलिस वालों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उसमें संलिप्त थे, क्या उनका घर बुलडोजर से गिराया गया? नहीं गिराया जाएगा। बृजभूषण सिंह जी का घर बुलडोजर से गिराया जाएगा? नहीं गिराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये कार्रवाई केवल देख के होती है, कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है। ये न्याय में विश्वास ही नहीं रखते, इनका न्याय से लेना देना ही नहीं है। ना इनको सुप्रीम कोर्ट को मानना है, ना इनको संविधान को मानना है। इनके खुद इनकी न्याय व्यवस्था और उसी के आधार पर इनका चल रहा है और ये ऐसे चलते रहेंगे। और जनता समझ चुकी है, जनता ने देखा आज जिस तरह से महंगाई है, महंगाई को लेकर ये आए थे। इन्होंने कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। इन्होंने कहा था बहुत हो गए पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। महिला सुरक्षा को लेकर कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अब समझ में आ रहा जनता को, इन्होंने जो बेटी बचाओ कहा था ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बेटी बचाओ कहा था। ये जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा है और जिस दिन जनता जागरूक हो गई उस दिन इनकी विदाई तय। और 2024 में निश्चित तौर पे इनकी विदाई तय। आपका लोकसभा क्षेत्र एक्शन बस्ती है। आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ पे क्या दृश्य देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पे हमारा लोकसभा क्षेत्र बस्ती है और अभी 9 साल से लगातार यहाँ पर हमारे सांसद जी आदरणीय हरीश द्विवेदी जी हैं और 9 साल से एक ही सड़क बनवा रहे हैं। ये तो मुझे वो राजा की ड्रेस लगने लगी या कभी बीरबल की खिचड़ी लगती है कि पकेगी पकेगी, कब पकेगी ये रोड, जो रिंग रोड है बस्ती का, ये कब बनेगा ये मुझे नहीं पता। इस पे रुपया बजट पेपर में आ जाता है कि पेपर में छपा बजट आ गया। लोगों से सुनता हूँ हमारा गांव नपने वाला है, कभी कोई गांव वाले कहते हैं हमारे गांव से होके जाएगा रिंग रोड। तो ऐसे ये रोड बन रही है, हवा में बन रही है। ऐसे ही बस्ती के 50 रोड हवा में बने पीडब्ल्यूडी के, उनका पेमेंट भी हो गया। फिर बाद में अधिकारी लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, नेता तो बच ही जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे रोड हवा में बन रही है, जा रही है, ऐसे विकास भी हवा में चल रहा है। और रही बात वर्तमान समय में बस्ती के राजनीति की, तो बस्ती में निश्चित तौर पे बस्ती ने विधानसभा चुनाव में ही दिखा दिया था जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को नकार दिया था। तो इस बार जो ये पूरा चुनाव है एनडीए बनाम इंडिया है और इंडिया की ही जीत होगी। और बस्ती तो खैर हमेशा से समझिए क्रांतिकारी लोगों का जिला रहा है, राजा जालिम सिंह की धरती रही है। अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने जो है कितने कदम उठाए और लड़ लिए राजा जालिम सिंह। तो मोदी जी को भगाने के लिए कहीं से शुरुआत होगी तो बस्ती से शुरुआत होगी और निश्चित तौर पे आपको इस बार बस्ती में बड़ा बदलाव दिखाई देगा और इंडिया जीतेगी। आप एक युवा हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में एक युवा को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, एक युवा जो है जब पास होता है, डिग्री लेता है, तो पढ़ाई के लिए कहाँ से जतन करके माँ बाप उनको इस महंगी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाते हैं। किसी तरह से वो जाता है। कई 2 सरकारी कॉलेज है हमारे यहाँ, दोनों एकदम खस्ता हाल है। फीस पूरी ली जा रही है, फीस भी बढ़ाते जा रहे हैं हर साल, पर क्लास पानी टपकता है। तो शिक्षा व्यवस्था जिस तरह बदहाली का शिकार है, तो पहले जब वो पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे देश के जो युवा हैं वो शिक्षा व्यवस्था का शिकार होते हैं। शिक्षा व्यवस्था में क्या, वो फीस तो दे रहे हैं पर जो क्वालिटी एजुकेशन सरकार से उनको चाहिए था वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं पा रहे हैं। किसी सब्जेक्ट के टीचर नहीं, किसी क्लास में पंखे नहीं, किसी क्लास में पानी चू रहा है, लाइब्रेरी है, बुक्स नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है पढ़ाई के लिए। तो पहला जो उनको तकलीफ होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है, फिर क्वालिटी एजुकेशन की आती है। कैसो कॉलेज तक पास करके डिग्री हासिल कर लेते हैं। फिर जो दूसरा उनके ऊपर सबसे बड़ा बोझ पड़ता है वो है घर की जिम्मेदारियां। आज जिस हिसाब से महंगाई है, अगर हर व्यक्ति ना कमाए
तो जो मध्यम वर्ग है या गरीब वर्ग है उनका सस्टेन करना इस समाज में बहुत ही मुश्किल है, जिस हिसाब से महंगाई है। तो वो जैसे ही पास करके आता है तो उसको रोजगार की आवश्यकता होती है। बीए, बीएससी, बीकॉम और कुछ टेक्निकल डिग्री है जैसे बीटेक, ये सब करने के बावजूद आज रोजगार नहीं है। आप जाइए, सरकारी रोजगार तो एकदम खत्म करती जा रही है सरकार, सारे पीएसयूज को बेचते जा रही है। उसके बाद जो प्राइवेट नौकरी है तो उन प्राइवेट नौकरियों में भी युवाओं का शोषण हो रहा है। अगर आज मिनिमम वेजेस देखें तो 5,000 6,000 की नौकरियों पे रखते हैं और पूरा काम लिया जाता है। तो इस तरह से वो जब दूसरे सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो वो रोजगार के जो मौके उनको मिलने चाहिए वो मौके नहीं मिल पाते हैं। आज रोजगार के नाम पे हमारे सांसद ने पिछले 9 साल में एक भी ऐसी फैक्ट्री बस्ती में नहीं लगवा पाए इंडस्ट्रियल स्टेट में, जिसमें हमारे यहाँ के टेक्निकल छात्रों को, बीकॉम से पढ़े छात्रों को, तमाम ऐसे छात्रों को नौकरी मिल सके, रोजगार का अवसर मिल सके। बातें तो बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन ना हमारे जिले में यूनिवर्सिटी है, जबकि ये मंडल मुख्यालय है, एक यूनिवर्सिटी नहीं। यहाँ यूनिवर्सिटी आपको 70 किलोमीटर आप जाइए तो गोरखपुर में मिलेगा, या तो 100 किलोमीटर जाइए तो सिद्धार्थनगर में मिलेगा, या तो आप 90 किलोमीटर जाइए तो आपको फैजाबाद में मिलेगा। तो शिक्षा ग्रहण करना ही यहाँ पे एक बहुत मुश्किल टास्क है। और शिक्षा ग्रहण करके डिग्री मिल गई तो कोई फैक्ट्री नहीं, रोजगार का अवसर नहीं। 5 चीनी मिल कांग्रेस ने, जब कांग्रेस में आज 32 साल पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, 5 चीनी मिल हमने तब दिया था। सरकारें बदलती गई, आती गई, जाती गई, क्या हुआ? वही चीनी मिल बंद होते गए, वही चीनी मिल खुलते गए। उसी का श्रेय लेते हमने चीनी मिल खुलवा दी। अरे वो तो चीनी मिल पहले से थी, नया क्या लाए? इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स कांग्रेस ने दिया था। आज वो प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स आप चले जाइए, गाड़ियों की एजेंसी आपको मिलेगी इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्री लगी हुई नहीं मिलेगी कि किसी नई चीज की इंडस्ट्री हो, रोजगार के अवसर हो, वो आपको हमारे जिले में नहीं दिखाई देंगे। तो युवा बहुत फेस करता है। आज जो युवा जब सुबह से लेके शाम तक डिग्री के बाद जब नौकरी की तलाश करके घर को लौटता है शाम को, और गांव में पहुंचते ही चौराहे पे काका पूछते हैं का भाई हो नौकरिया लाख, तो उसका सर शर्म से झुक जाता है। वो परेशान होता है, वो हताश होता है, पीड़ित होता है। इतना परेशानी के बाद, इतना जूझते हुए जब वो युवा नौकरी के अवसर ना मिलने के बाद हताश होता है, तो आप जाके सरकारी आंकड़े देखिएगा कि सुसाइड मामले में युवाओं ने, बहुत ज़्यादा युवाओं के आंकड़े में सुसाइड में वृद्धि हुई है। तो क्या करता है? परेशान होकर, हताश होकर सुसाइड कर देता है। तो आज सरकार रोजगार के अवसर सृजन नहीं कर पा रही है। रोजगार के अवसर इनको सृजन करना चाहिए। आज हर युवा चाहता है कि हम कमाएं, अच्छा कमाएं, अपने माँ बाप को रिटायरमेंट दें, उनको बैठने का अवसर दें, उनको 4 धाम की यात्रा कराएं। लेकिन नहीं, आज के युवाओं का माइंड डाइवर्ट कर दिया गया और डाइवर्ट करके इनको फर्जी राष्ट्रवाद की तरफ धकेल दिया गया। आप बताइए, राम मंदिर एक डेलिकेट मुद्दा है, राम मंदिर बन रहा है, सबको खुशी है, रोजगार के बहुत सारे उसके इर्द गिर्द अवसर भी खुलेंगे, ये भी मैं मानता हूँ। पर हमारे जिले का युवा, क्या इसको एक बढ़िया कोई इंडस्ट्री नहीं मिलनी चाहिए थी जिसमें कम से कम 10,000 युवाओं को रोजगार मिलता? सांसद जी का नाम होता कि हमारे देश के यशस्वी सांसद हैं, हमारे बस्ती जिले के यशस्वी सांसद जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा उद्योग लगवा दिया जिले में, लोगों के नौकरी के अंबार लग गए। तो युवा सबसे ज़्यादा चैलेंज करता है। आज युवा परेशान है, हताश है, बेरोजगारी का मारा हुआ है, महंगाई का मारा हुआ है, लेकिन उसको सुध लेने वाला ना इस देश में हमारे केंद्र में मोदी जी हैं, जिन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। योगी जी ने कहा था 60 लाख रोजगार देंगे। मुंह से बोलना ही होता है। हमारे भी सांसद ने कई बार कहा होगा कि रोजगार के अवसर इतने प्रदान किए जाएंगे कि युवा गिन नहीं पाएंगे, लेकिन अवसर सृजित नहीं हुए और युवा हताश, युवा हर जगह झेल रहा है।
जब बात युवाओं की आती है तो सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लागू की है कि अब एग्जाम को कोर्स को सेमेस्टर वाइज किया जाएगा, तो इस पे आपकी क्या राय है? फिर से मैं वही कहूँगा कि शिक्षा नीति या सिस्टम को चेंज करना बहुत आसान होता है कि जैसे आपके पास है कुछ और उसमें आप कोई बदलाव कर दो। बदलाव करना किसी चीज़ में बहुत आसान होता है। कोई बनी बनी चीज़ है उसको बिगाड़ना हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप उसको बिगाड़ सकते हैं। नई शिक्षा नीति आप ला रहे हो, लाओ, उससे हमको कोई ऐतराज नहीं। नई शिक्षा नीति के साथ नए रोजगार के अवसर भी लाओ। आप ऐसा कुछ लाओ कि युवाओं को पढ़ने के बाद रोजगार की भी गारंटी लो। हमने तो 100 दिन की रोजगार की गारंटी गरीबों के लिए नहीं ना, मजदूरों के लिए नहीं, कि कोई भूखा नहीं मरेगा, कमाएगा, स्वाभिमान से अपनी दवाई करा सकता है, अपने स्वाभिमान से जी सकता है, कहीं आ जा सकता है। तो इस तरह से आप युवाओं के लिए अवसर दो। हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने अभी एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और मैं उसकी सराहना करता हूँ। आपके द्वारा मैं चाहूँगा कि हर प्रदेश में ये लागू हो। हमारे छत्तीसगढ़ में जो युवा फॉर्म भरते हैं उनका 1 भी रुपया नहीं लिया जाता। हमारी सरकार तो जैसे ही बेचारा पास होता है उसके जेब में रुपए नहीं होते हैं, कैसो कैसो पढ़ के पास होता है तो फॉर्म भरने के नाम पे करोड़ों रुपया वसूल ले रही है सरकार। और फिर क्या होता है, फॉर्म भरने के बाद पेपर लीक हो जाता है, युवा फिर से उसका रुपया भी डूब जाता है, नौकरी भी नहीं मिलती है और सरकार सारा मजा काटती है। उस रुपए का क्या होता है समझ में नहीं आता। तो इस तरह से युवाओं का बहुत नुकसान है, युवा परेशान है। अब शिक्षा नीति पे बस यही है कि शिक्षा नीति लाओ, बदलाव जरूरी है। कुछ चीज़ें पुरानी हो सकता हो, सही ना रही हो, पर इतिहास से छेड़छाड़ करना, नई शिक्षा नीति आप लाइए लेकिन नए रोजगार के अवसर भी लाइए। बिल्कुल स्वागत किया जाएगा नई शिक्षा नीति का, नए रोजगार के अवसर लाइए। एक राजनीतिक दृष्टिकोण से आपकी योजनाएं कौन सी हैं? मतलब भविष्य में हम क्या योजनाएं देंगे? एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भविष्य में आप जब यहाँ के एमएलए बनते हैं या आपको कोई भी दायित्व मिलता है तो आपकी कौन सी योजनाएं हैं जो आप बस्ती जनपद के विकास के लिए करेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो जो सबसे आवश्यक चीज़ है बस्ती जिले के लिए, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें टेक्निकल से लेके सारी डिग्री कोर्सेज हों। आज यहाँ के युवाओं को, कितनी लड़कियों को तो पढ़ाई आगे इसीलिए करने का अवसर नहीं मिलता क्योंकि माँ बाप उनको बाहर नहीं भेजना चाहते। देश में जिस तरह के हालात हैं कि जो हमारी पहलवान है उनका ही उनसोशल हो जा रहा है तो आम लड़की का क्या। तो इसलिए लोगों के अंदर डर है और वो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पा रहे पढ़ने। तो मणिपुर में दंगे हो जाते हैं, गुरुग्राम में आप देख रहे हैं, नूह में दंगे चल रहे हैं। जो वहाँ पे छात्र रह रहे हैं, पढ़ने वाले हों, चाहे कोई नौकरी करने वाला युवा रह रहा है, उसके घर वाले कितने परेशान हैं कि नूह में दंगे चल रहे हैं, हमारा बच्चा वहाँ अकेले है। तो आज जो देश में हालात हैं, हमारे ज़िले में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और निश्चित तौर पे कभी मौका लगा तो यूनिवर्सिटी की डिमांड बस्ती में ज़रूर की जाएगी और लगवाया भी जाएगा। और दूसरी चीज़, आज सांसद खेल महाकुंभ होता है, अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। खेलों के प्रति प्रोत्साहन बिल्कुल अच्छी बात है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। लेकिन हर ब्लॉक में, हमारे ज़िले में जैसे 14 ब्लॉक है, एक शहर में स्टेडियम है, लेकिन आप बताइए परशुरामपुर में रहने वाला लड़का जो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर रहता है, साइकिल चला के क्या बस्ती स्टेडियम में आ सकता है सीखने? हर ब्लॉक में एक स्टेडियम होना चाहिए। जब ब्लॉक में स्टेडियम होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लोगों के अंदर जो कला है, चाहे वो दौड़ने में तेज होंगे, अच्छे धावक होंगे, चाहे वो अच्छा बैडमिंटन खेलते होंगे, उनकी जो प्रतिभा है उसमें निखार आएगा जब हर ब्लॉक लेवल पे एक स्टेडियम होगा। तो जब ब्लॉक लेवल पे स्टेडियम होगा, ये भी हमारी एक बहुत अच्छी प्लानिंग है कि हर एक ब्लॉक में स्टेडियम होना चाहिए। जब ब्लॉक में स्टेडियम होगा, वहाँ से अच्छे बच्चे सीख के निकलेंगे, वो जिले लेवल पे आएंगे, जिले से प्रदेश में जाएंगे, प्रदेश से राज्य केंद्र में जाएंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे ज़िले का भी नाम बढ़ेगा कि बस्ती ज़िले का लाल ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला रहा है। तो इस तरह से अवसर देने की ज़रूरत है इस देश की, और प्रतिभावान बहुत सारे हैं हमारे ज़िले में, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, पर उनको अवसर ही नहीं मिल पा रहा, उचित अवसर। तो बिल्कुल उनको उचित अवसर प्रदान किया जाएगा। ऐसे ही तमाम चीज़ें हैं। रोजगार के लिए भी बड़े बड़े कंपनीज हैं,
सांसद लोग जब जाते हैं, इनकी मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो पेट्रोल से रिलेटेड मीटिंग हो, कई सारी कमेटीज़ होती हैं, हर सांसद किसी न किसी कमेटी के सदस्य होते हैं, कोई ऊर्जा कमेटी का सदस्य होता है, कोई विद्युत कमेटी का सदस्य होता है, और जितनी कमेटियां हैं सब में जब इनकी मीटिंग्स होती है तो उसमें बड़ी बड़ी कंपनी के जीएम, एजीएम और उसमें डायरेक्टर्स बैठते हैं। तो उन कंपनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा भी क्षेत्र बहुत अच्छा है उद्योग के लिए, यहाँ आइए, सस्ती ज़मीन उनको दिलवाई जाएगी, रोजगार के अवसर प्रदान करवाने के लिए उनको फैक्ट्रीज लगाने के लिए न्योता दिया जाएगा। ये G20 करके कि हम अपने प्रदेश में इतना लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इस तरह से खाली पेपर वर्क नहीं होगा, इसको ग्राउंड पे दिखना चाहिए, ग्राउंड पे रियलिटी आनी चाहिए। आज ग्राउंड पे कोई उद्योग लगेगा तो अवसर बिल्कुल मिलेगा युवाओं को, तो उसको ग्राउंड पे लाने का काम करेंगे। ऐसे तमाम योजना है, मौका मिलेगा तो किया जाएगा। आप स्वयं एपीएनपीजी कॉलेज के छात्र रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो एपीएनपीजी कॉलेज और केडीसी में छात्र संघ के चुनाव में धांधलीबाजी होती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो छात्र संघ के चुनाव होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं छात्र नेता रहा हूँ, इसलिए हमेशा से समर्थन करता हूँ कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? छात्र संघ का चुनाव केवल एक कॉलेज के प्रतिनिधित्व की बात नहीं है, ये उस कॉलेज के कल्चर को बचाने की बात है, उस कॉलेज के सिस्टम को बचाने की बात है। आप बताइए, कभी कभी ऐसा होता है इन दोनों कॉलेज में कि टीचर आए रहते हैं, लेकिन वो पूरा टाइम अपना स्टाफ रूम में बैठ के बिता देते हैं, पर वो आकर छात्रों को पढ़ाते नहीं। तब वहाँ छात्र शिकायत लेके किसके पास जाए? हर छात्र डरा हुआ होता है, लेकिन जो छात्र नेता होता है उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है, वो जाता है, वो प्रश्न पूछता है कि सर आज आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, आप पढ़ाइए। जब उनको लाइब्रेरी से एक किताब मिलती है, 3 मिलनी चाहिए, तो उस पर छात्र नेता सवाल पूछता है कि ये 3 किताब मिलती थी, एक ही क्यों मिल रही? तो कहेंगे कि यहाँ बजट ही नहीं, किताब सड़ गई, दीमक खा गए हैं। तो आप बताइए कि आप किताब जब ये जो 40 जब ये फीस जमा करते हैं तो इसमें तमाम अलग अलग फंड होते हैं, किताब के नाम पे अलग लेते हैं, लाइब्रेरी का पैसा अलग कटता है, साइकिल स्टैंड का पैसा अलग कटता है, पंखे बिजली का पैसा अलग कटता है, पीने के पानी का पैसा अलग कटता है, छात्र संघ का पैसा अलग कटता है। हर चीज का जब पैसा कटता है उस व्यवस्था के लिए, तो जो हमारा पैसा आप उस व्यवस्था के लिए दें, तो उस व्यवस्था को आप क्यों नहीं देंगे? तो ये प्रश्न कोई पूछ सकता, तो छात्र नेता पूछ सकता है। और इस सरकार ने क्या किया? ये कुछ भी होता है तो छात्र संघ के चुनाव पर रोक लगाते हैं। मायावती जी ने भी वही किया था, छात्र संघ के चुनाव को बंद कर दिया था। तो जब छात्र प्रतिनिधि ही नहीं चुने जाएंगे, जब छात्र बेस जो राजनीति का होता है वहां से ही नेतृत्व नहीं मिलेगा इनको, तो आगे चलकर क्या करेंगे? दिशाहीन राजनीति करेंगे। तो अगर राजनीति आपको करनी है और दिशाहीन राजनीति नहीं करनी, तो निश्चित तौर पे छात्र संघ में बहुत कुछ राजनीति में सीखने को मिलता है। बहुत सारे अच्छे छात्र नेता हुए जो इस देश को रिप्रेजेंट किए, बहुत सारे छात्र नेता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हुए, डीयू के हुए, तमाम यूनिवर्सिटियों में बहुत सारे छात्र नेता निकले जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया। तो बिल्कुल छात्र संघ चुनाव भी होने चाहिए। और मैं तो छात्र रहा हूँ, सरकारी कॉलेज है, तो मैंने दुर्दशा देखी है कॉलेजों की। पानी चूता था, कितनी बार हम लोगों ने शिकायत किया, कहते थे फंड नहीं है। यूनिवर्सिटी जाते थे हम लोग, लेटर लिखते थे तमाम, और पैसे मंगा के काम करवाने का काम किया गया है। तो छात्र नेता रहेंगे तभी हो पाएगा। एक आम छात्र उसके पीछे परेशान नहीं हो सकता कि वो जाए पानी के लिए प्रिंसिपल से लड़ाई करे। क्यों? क्योंकि उसके पास नेतृत्व की क्षमता नहीं, वो डरा रहेगा कि कहीं अभी मैं विरोध करूं तो मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल में नंबर ना घटा दे मास्टर साहब। लेकिन जो छात्र नेता रहेगा वो अगर पढ़ने में तेज है तो प्रैक्टिकल में नंबर भी लेगा और आपका सारा काम भी कराएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास नेतृत्व है, उसको छात्रों का समर्थन हासिल है, उसके एक आवाज पे 10 छात्र इकट्ठा हो जाएंगे और इसका डर रहेगा महाविद्यालय प्रशासन को। तो बिल्कुल छात्र संघ के चुनाव भी होने चाहिए, और जो महाविद्यालय, दोनों महाविद्यालय की दुर्दशा है उस पर फंड आने चाहिए। बहुत सारे नेता यहाँ से पढ़ कर गए, हमारे सांसद जी हो गए, ऐसे तमाम विधायक, कई सारे
मंत्री बने यहाँ पर लोग पढ़ने के बाद, उसके बावजूद इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया कि एक अच्छी रोड बन जाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए। आज वही पुरानी बिल्डिंग चली जा रही है, चुए जा रही है। तो उसके लिए फंड लाने की ज़रूरत है और महाविद्यालय, दोनों महाविद्यालयों के विकास की ज़रूरत है। बहुत सारे छात्र आते हैं और जेन्युइन आपको बताऊँ, गरीब छात्र आते हैं। मैं तो वहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने देखा कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 1000 रुपये फीस जमा करने को नहीं होता है। वो कहते हैं भैया आप जमा करवा दीजिए, मेरा जब छात्रवृत्ति आएगा तब मैं आपको लौटा दूंगा। ऐसे ऐसे गरीब छात्र आते हैं। तो छात्रवृत्ति कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये आपको तब पता चलेगा जब आप जाएंगे कॉलेज में, एडमिशन कराएंगे, छात्र नेता होंगे, तब आप दर्द को समझेंगे कि बहुत गरीब परिवार से आ रहा है, इसके घर तो, इसके पिताजी की कमाई ही 6000 है, कैसो घर चल जा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे लोग सरकारी कॉलेजों में पढ़ने आते हैं, ऐसे लोग सरकारी अस्पतालों में जाते हैं जिनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते हैं। जिसके पास इलाज कराने का पैसा होगा तो जाएगा। एक कृष्णा मिशन है हमारे बस्ती जिले में, बढ़िया अस्पताल है, अनंता है, तमाम हॉस्पिटल है जहाँ अच्छी फीस है, अच्छे मशीनरी है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं वो कहाँ जाएगा? कैली में जाएगा। मेडिकल कॉलेज जिसको बना दिया लेकिन कोई सुविधा नहीं। हमारे यहाँ का एक अस्पताल था, उसको ओपैक चिकित्सालय कैली कहा जाता था, उसका नाम बदल दिया गया, मेडिकल कॉलेज कह दिया गया। कहना ये 2-4 बिल्डिंग बनवा दिए और उसको मेडिकल कॉलेज दे दिए, 4-6 छात्र यहाँ पढ़ने लगे मेडिकल कॉलेज, लेकिन सुविधा के नाम पे शून्य। अभी आपको हल्का सा कोई गंभीर हो जाए कुछ तो आपको सीधे रिफर कर दिया जाएगा गोरखपुर, सीधे रिफर कर दिया जाएगा लखनऊ। यहाँ तक कि एम्स इन्होंने खुलवा दिया गोरखपुर में, अभी एम्स में पूरी व्यवस्था नहीं। आप चले जाएंगे आपको एम्स से भी रिफर कर दिया जाएगा गोरखपुर मेडिकल, लखनऊ मेडिकल कॉलेज। तो कह देना कि हम एम्स खुलवा रहे हैं, एम्स खुलवाना मतलब एम्स में आप जाइए तो उसके बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा एम्स होता है। ये नहीं होता कि एम्स से भी आप रिफर होकर फिर लखनऊ जाइए, ऐसे एम्स का क्या मतलब। तो जो एक्चुअल स्थिति है आज दोनों महाविद्यालयों की त्राहिमाम है, लोग काम नहीं करवा रहे हैं, छात्र संघ के चुनाव बीच बीच में बंद कर दिए जाते हैं। तो ये सब देख के कभी कभी बहुत पीड़ा होती है और जो हमारे जिले के माननीय लोग हैं वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि हमारी बस्ती के सांसद अजय त्रिवेदी जी हैं, लगातार ये विकास के नाम पे नए नए फीते काटते रहते हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे सांसद जी ने अभी कल जो है देश के प्रधानमंत्री जी ने 598 रेलवे स्टेशन का जो है सुंदरीकरण किया, वहीं बैठे बैठे दिल्ली में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बहुत शौकीन आदमी हैं, ये भी रोज फीते काटते रहते हैं। लेकिन आप जब विकास इनसे पूछिए तो आप ये भी विकास पूछिए। रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण बहुत आवश्यक चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, सुंदर हो जाएगा, अच्छा लगेगा, साफ सफाई रहेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट कांग्रेस टाइम में था, 40 रुपए का हो गया है, ये भी तो पूछिए। कितने लोग 40 रुपए अफोर्ड करके जाके प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपने परिवार को रिसीव कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, वो तो बेचारा बाहर इंतजार कर लेगा कि घर वाले बाहर निकल आएंगे, हम प्लेटफॉर्म टिकट नहीं कटवाने जाएंगे 40 रुपए का, जितनी महंगाई है। और वंदे भारत, चेतन भगत, ऐसे तमाम बहुत सारे नाम दे के आधुनिक नाम ले आते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। वंदे भारत एक्सप्रेस, कभी कहेंगे वो जापान वाली ट्रेन, बुलेट ट्रेन, लेकिन उसके किराए इतने हैं कि उसमें आम आदमी सफ़र कर ही नहीं सकता। जिसमें आम आदमी सफ़र करता था आज वो सारे ट्रेन सफ़र कर रहे हैं, बंद कर दिए गए कोविड के बाद से। कई सारे पैसेंजर ट्रेन बंद कर दिए गए, जिसमें गरीब छात्र बमनान से बैठता था, बस्ती उतर जाता था एपीएन में पढ़ने, केडीसी में पढ़ने, सक्सरिया में पढ़ने, वो बंद हो गए। वंदे भारत चलने लगा, कई जगह तो रुकता भी नहीं है, मैंने सुना। और किराया इतना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जब प्रधानमंत्री लाल किले से कहते कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जाएगा, मुझे तो लगता है चप्पल पहनने वाला ट्रेन में भी सफ़र नहीं कर पाएगा। तो कह देना और होना उसमें बहुत दूरी होती है। तो योजनाओं के फीते काटना बहुत आसान है। अभी मैं कल न्यूज़ देख रहा था, ये जो हमारे नड्डा जी ने एक एम्स का उद्घाटन किया था।
वेस्ट बंगाल में या झारखंड में इन्होंने एम्स का उद्घाटन किया, बताया कि एम्स बन के कंप्लीट है। वहाँ के सांसद जेएमएम के थे और एक कांग्रेस के सांसद वहाँ चले गए, पहुँच गए और लाइव वीडियो बना के दिखाया जनता को कि अभी तो कोई बिल्डिंग नीचे कुछ है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, शुरू ईंटा गिरा हुआ खाली। तो बोल देना, फीते काट देना, इसमें बहुत आगे है भारतीय जनता पार्टी। लोग फीता ही काटते रहते हैं और 2024 का इनकी विदाई का फीता जनता काटने वाली है और वो भी जल्दी आपको करते रहेंगे। हमारा अंतिम प्रश्न आपसे है कि आप युवाओं को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बहुत ही स्पष्ट संदेश है। 2024 का चुनाव आने वाला है। इसमें यदि आपको विकास चाहिए, एक्चुअल में विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आप सोच समझ के वोट दीजिए। आप देखिए, समझिए, इतिहास पढ़िए, बैकग्राउंड पता कीजिए कि किसने क्या किया है, कौन क्या कर सकता है। कहना कि 100 दिन दीजिए काला धन ले आएंगे, दाऊद इब्राहिम को लाके हिंदुस्तान की जेल में बंद कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, महिला सुरक्षा दे देंगे। तो ये जो कहने वाले लोग थे, इन्होंने कितना इसको क्रियान्वयन किया है। आप बताइए, 2 करोड़ रोजगार मिले? मुझे तो लगता है 9 साल की सरकार में 2 करोड़ रोजगार नहीं, देखो हर साल 2 करोड़ देते थे। 100 स्मार्ट सिटी बने, हमें तो लगता है अभी 10 स्मार्ट सिटी भी ये कंप्लीट एक करके बनाते तो हो सकता हो 100 स्मार्ट सिटी बन जाते, लेकिन अभी तो एक भी स्मार्ट सिटी तो मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। महिला सुरक्षा, कुलदीप सेंगर जी उदाहरण है महिला सुरक्षा के। महिला सुरक्षा के उदाहरण ब्रिजभूषण शरण सिंह है। तो तमाम ऐसे उदाहरण है कि कहने वाले कुछ भी कह देते हैं, लेकिन युवाओं को समझना होगा कि जब आप जाते हैं रोजगार की मांग के ऊपर, तो वो लाठी बरसाने वाले कौन होते हैं, ये अग्निवीर योजना ले आने वाले कौन लोग हैं। 4 साल की आप भी सरकार चलाइए ना, 5 साल की क्यों करते हो? उसको भी 4 साल घटा के कर दीजिए। युवा रोजगार 4 साल करें, आप सरकार 5 साल की चलाओ, उसको भी घटाओ, उसको भी 4 साल करो। तो युवा को समझना होगा, प्रश्न पूछना होगा। आप जब प्रश्न पूछना शुरू करेंगे, खुद से भी प्रश्न पूछिए और भारतीय जनता पार्टी को आप जिन्होंने शासन दिया है, जहाँ जहाँ इनके सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे प्रश्न पूछिए। जब आप प्रश्न पूछेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये उल जलूल आंसर देंगे, आपको सही बात नहीं बताएंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपको चुनना किसको है। आपके पास एनडीए है, आपके पास इंडिया है। अब इसमें आपको चुनना है कि आपको इंडिया को मजबूत करना है कि आपको एनडीए को मजबूत करना है। एनडीए को मजबूत कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, नूह में हिंसा हो रही है, कानपुर जल रहा है, किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है, रोजगार गिरते जा रहा है। और जब आप इंडिया को मजबूत करेंगे तो आप देखेंगे कि तमाम योजनाएं हमने दी थी, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, हमने मनरेगा दिया, हमने हरित क्रांति लाई, हमने श्वेत क्रांति लाई, हमने भाभा एटॉमिक सेंटर बनाया, परमाणु परीक्षण किया, भारत को मजबूत बनाया। आज कह देना कि आप विदेशों में जाते हैं और कहते हैं विदेश में मोदी जी आए, विदेश में भारत का डंका बज गया। भारत का डंका तब से बज रहा है जब नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और वो वहाँ जाते थे और उनको रिसीव करने वहाँ के राष्ट्रपति और तमाम लोग आते थे और सड़कों पे देखने के लिए हुजूम लगता था कि ये कौन व्यक्ति है भारत का जो आज आया है, जिसने वहाँ की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा। 13 साल जेल में बिताया नेहरू जी ने। वो कौन व्यक्ति है जिसने आज़ादी में अपना सारा रुपया दे दिया, आज़ादी के पीछे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो जब ये जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर ये गांधी जी के आगे नमन करते हैं। तो आप ये जान लीजिए सत्य कितना मजबूत होता है, सत्य कितना बलवान होता है। आपको सत्य के आगे झुकना पड़ेगा एक ना एक दिन, और निश्चित तौर पे आप झुकेंगे सत्य के आगे। तो इस देश के युवाओं को सोचना पड़ेगा कि जो आपके रोजगार की बात करे, जो आपके लिए मुद्दे की बात करे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर इस देश के युवाओं का कोई फायदा होने वाला नहीं।
धर्म और जाति के नाम पर बांटकर इस देश के युवाओं का कोई भला होने वाला नहीं है। क्षेत्रवाद के नाम पर कि वो दक्षिण है, वो उत्तर है, वो पूरब के लोग हैं, वो पश्चिम के लोग हैं, इससे युवाओं का कुछ भला होने वाला नहीं है। युवाओं का भला तभी होगा जब रोजगार के नाम पर वोट होगा। जब रोजगार के लिए लोग वोट देंगे तो बिल्कुल आपको इंडिया को मजबूत करने की जरूरत है, इंडिया को जिताने की जरूरत है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद सर।